फ्यूचर माइनर्स कैसे हो आप लोग। और आज होने वाला है हमारा पहला क्लास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने OSH रूल कंप्लीट किया है, अब हम लोग करेंगे OSH कोड को भी कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहला है कि OSH कोड होता क्या है। ठीक है, तो ये एक तरह का कोड है जिसको आपका इंट्रोड्यूस किया गया है 2020 में। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि OSHWC कोड को इंट्रोड्यूस किसने किया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से एक नंबर पूछ सकता है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च OSHWC कोड 2020। दूसरा, पास बाय पार्लियामेंट। ये भी जो भी कोड है वो पार्लियामेंट में पहले पास होता है, उसके बाद ही पब्लिश होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में पास होगा, मेजोरिटी से उसको सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ही वो कोड लागू होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका पब्लिश और नोटिफाई इन गेजेट। ठीक है, तो जो भी आपका गेजेट है, जैसे कि आपका अभी देखा होगा आपने गेजेट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो गेजेट ऑफ इंडिया में कौन डालता है इस कोड को? ठीक है, तो ये डालता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, पब्लिश इसको कौन किया है? लॉ एंड जस्टिस। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसको इंट्रोड्यूस कौन किया है, तो इंट्रोड्यूस करने के बारे में पूछेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर पब्लिश के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, उसके बाद आता है डेट ऑफ ड्राफ्ट पब्लिकेशन। ये जो भी ड्राफ्ट है इसका पब्लिकेशन कब किया गया था। ठीक है, तो इसका डेट है आपका 29 सितंबर 2020। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इन विच डेट OSHWC कोड 2020 वाज पब्लिश्ड। ठीक है, तो इसका आपको बताना है 29 सितंबर 2020। ठीक है, मतलब कि 2020 में। उसके बाद देखिए ये कोड जब आया तो सिर्फ अकेले नहीं आया, इसके साथ और भी है आपके लेबर कोड्स आए थे। ठीक है, 4 लेबर कोड्स जो इसके द्वारा आए थे, जिसको आपका इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो कौन कौन से थे? वो थे आपके कोड ऑफ वेजेस, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन और कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, और ये सब कोड आपका कब आया था? 21 नवंबर 2025। ठीक है, उसके बाद से ही हमको ये सारा कोड एग्ज़ाम में भी अब आने लगा है और हमें भी पढ़ना इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी तो हमें सिर्फ OSHWC कोड के बारे में ही जानना है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये सब का भी थोड़ा मोड़ा यूज़ बीच बीच में आते रहेगा तो हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पब्लिकेशन डेट कब है? 29 सितंबर। ठीक है, लेकिन ये कोड आया कब है, मतलब एक तरह से कम इंटू फोर्स कब हुआ है, मतलब कि लागू कब हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? तो वो है 21 नवंबर 2025 में। ठीक है, देखिए कोई भी कोड है ना गाइस, तो वो पहले क्या होता है? पब्लिश होता है, मतलब कि उसके बारे में प्रस्ताव रखा जाता है, फिर प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उसके मतलब कुछ उसका विपरीत और कुछ उसके समर्थक में ये होता है, वोटिंग होता है। उसके बाद जब वो सारा फाइनल हो जाता है तब जाके वो कोड को पब्लिश किया जाता है या रूल को। जैसे आपका OSHWC रूल है, वो रूल को देखिए आपका दिसंबर में उसके बारे में पब्लिश किया गया था। ठीक है, लेकिन वो कोड आया कब है? आपका 8 मई को। ठीक है, तो वैसे ही ये कोड भी है, ये कोड को पब्लिश कब किया गया था, मतलब इसका प्रस्ताव कब रखा गया था? 29 सितंबर को, लेकिन ये कोड आया कब है? तो वो 21 नवंबर को। तो इस तरह से आप समझिए कि आने में इसको एक तरह से कितना हो गया, अच्छा खासा टाइम लग ही गया है। चलिए आते हैं अब इस कोड के बारे में, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या है। तो इस कोड में आपका टोटल 14 चैप्टर है। ठीक है, 14 चैप्टर है, हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले सारा चैप्टर कवर अप कर लें। ठीक है, तो 14 चैप्टर है, टोटल सेक्शंस कितने हैं? 143। और टोटल शेड्यूल कितने हैं? 3। ठीक है, यहाँ पर शेड्यूल का स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। टोटल शेड्यूल, ठीक है, टोटल शेड्यूल है आपके 03। उसके बाद आते हैं हम अपना इस कोड में क्या लिखा हुआ है? द कोड वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 71 ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया मीन्स ऑफिशियली पास इनटू लॉ बाय पार्लियामेंट। ठीक है, ये कोड को कब पब्लिश किया गया था, मतलब ये कोड कब आया था? 71st ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, मतलब कि 71st रिपब्लिक जब था, 71st रिपब्लिक था, तब इस कोड को इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट में। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? द कोड वाज इनेक्टेड to consolidate or amend law relating to occupational safety health working condition of a person employed in the establishment। ये लॉ क्या करेगा? ये अमेंड करेगा लॉ को, मतलब कि ये लॉ जो भी है आपका जितना भी पर्सन काम कर रहे हैं वो सबका एक तरह से उस सब पे लागू होगा। दूसरा बोल रहा है द मैटर कनेक्टेड और इंसिडेंटल थे देयर ऑटो, मतलब कि जो भी मैटर आपका इंसिडेंटल, मतलब इंसिडेंट की कोई भी घटना से दुर्घटना, मतलब ये होगा कोई घटना वटना होगा तो उसमें भी ये सारा लॉ लागू होगा।
टू कंबाइन मल्टीपल लॉ इनटू सिंगल लॉ, ठीक है, बहुत सारा लॉ को कंबाइन करके आपका सिंगल लॉ बनाया गया है। टू मॉडिफाई और अपडेट एग्जिस्टिंग लॉ, जो पुराने लॉज थे आपके, ठीक है, वो सारे लॉ को मॉडिफाई करके और उसको अपडेट करके नया लॉ लाया गया है इसमें। अगला लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर फ्रॉम वर्क प्लेस हजार्ड अफेक्टिंग सेफ्टी एंड हेल्थ, जो भी आपके वर्कर होते हैं, माइंस में काम करते हैं या वर्क प्लेस में काम करते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए या उनके हेल्थ के लिए इस लॉ को लाया गया है। आगे लिखा हुआ है प्लेस वेयर इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशनल इज कैरिड आउट। तो ये सिंपल सा बोल रहा है कि ये कोड आपका कब लाया गया है और किन किन लोगों के लिए लाया है और किस लिए लाया गया है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि ये लोग जो भी पर्सन एम्प्लॉय होते हैं माइंस में या फिर अदर एस्टेब्लिशमेंट पे, वो सब पे लागू होगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग को मिलकर ये लोग को बनाया गया है। इस लॉ को मॉडिफाई करके और पुराने लॉ को एग्जिस्ट जो भी था उसको अपडेट करके उस पर चेंजेस ला के इसको बनाया गया है। ये लॉ आपके वर्कर के सेफ्टी के लिए और उसके हेल्थ के लिए काम करेगा और ये आपकी जितने भी इंडस्ट्री ट्रेड या बिजनेस है वो सब पे लागू होगा, ठीक है। तो इस लॉ के बारे में इतना ही था, सिंपल सा बात है। कोड इस कोड में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। वैसे इस कोड का मेन लाने का रीज़न यही था। आगे आते हैं हम लोग अपने चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 क्या चीज़ है? प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है इंट्रोडक्शन एक तरह से, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है। देखिए इसमें हम लोग का सेक्शन 1, ठीक है, अभी आपको बताया था हमने कि टोटल हमारा कितना सेक्शन है, 143, ठीक है। तो हमारा पहला सेक्शन स्टार्ट होता है जो कि है 1 नंबर। इसमें क्या चीज़ के बारे में है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ठीक है। शॉर्ट टाइटल, इसका नाम से ही आपको मालूम चल जा रहा है शॉर्ट टाइटल, मतलब कि जैसे कोई भी मूवी आता है तो उसका एक शॉर्ट टाइटल होता है ना, जैसे कि हम लोग को जैसे OSHWC रूल है, ठीक है। तो एक तरह से ये शॉर्ट टाइटल है ना पूरा रूल का, मतलब पूरा रूल का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन रूल। तो एक तरह से ये शॉर्ट टाइटल हम लोग उसको देते हैं, हम लोग उसको OSHWC रूल बोलते हैं शॉर्ट में। तो वैसे ही सारा डिफिनेशन का शॉर्ट टाइटल है। और कमेंसमेंट मतलब होता है किसी चीज़ का शुरुआत, ठीक है। तो आते हैं पहला शॉर्ट टाइटल में, लिखा हुआ है दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इस एक्ट को, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड बोलेंगे। दूसरा है कमेंसमेंट, लिखा हुआ है द कोड शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट डेट में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द कोड। लिखा हुआ है कि ये जो कोड है, ठीक है, वो फोर्स में कब आया है, मतलब कि पावर में कब आया है। तो इसका डेट जो भी है नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कि हाँ इस दिन से ये कोड आपका इसमें आया है। तो उसी के बारे में दिया हुआ है कमेंसमेंट, कि ये कोड को आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में लाया है एक तरह से। आगे आते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड, ठीक है। ये जो कोड है आपका किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेसेस के लिए और भी माइंस के लिए, सब के लिए होगा। लेकिन इसमें आते हैं कि ये कोड किस में अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि OSH कोड किस पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब किस किस चीज़ पे उसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आपका ऑफिस होगा उस पर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार की जो भी ऑफिस होगी उस पर भी हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। और आपका वारशिप ऑफ एनी नेशनलिटी, वारशिप का मतलब हो गया जहाज, वार का मतलब हो गया लड़ाई और शिप का मतलब हो गया जहाज, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि जो भी समुद्री जहाज होते हैं इंडियन नेवी के, उस पर ये चीज़, ये कोड लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि किस में ये कोड लागू नहीं होगा, ठीक है। हम इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको पढ़ाते भी रहेंगे ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग इसमें ये बना सकता है आप लोग का कि कोड किस पे लागू नहीं होगा। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है, सेंट्रल, स्टेट और वारशिप, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शन, प्रोविजन मतलब होता है एक्सेप्शन। क्या लिखा हुआ है? द कोड सेल अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय थ्रू कॉन्ट्रैक्टर इन ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट इज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ठीक है। लिखा हुआ है ये जो कोड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो भी एम्प्लॉय होता है, मतलब कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेबर काम करता है ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उस जगह पे लागू होगा। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस पे लागू नहीं होगा, लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे होते हैं उन ऑफिस में, ठीक है, तो उन पे ये कोड लागू होगा, समझे। मतलब अदर मेंबर पे लागू नहीं होगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, एक तरह से लेबर लोग के लिए बनाया गया है ना कोड। कोड का मेन मोटिव क्या था कि लेबर का हेल्थ या सेफ्टी का सुरक्षा के लिए।
तो जो भी लेबर उस जगह पे काम कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है, तो उन पे ये कोड लागू होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक तरह से ये एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। आगे आते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है। बहुत किसी को पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है। कभी भी आप लोग अगर घर बनवाने जाते हैं तो आप लोग घर का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। किसको देते हैं कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं कि हाँ भाई तुम एक ही बार 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया ले लो, जो भी मेरा काम है तुम ही करवाओ, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, आपका लेबर लाता है काम करवाने के लिए। वो खुद काम नहीं करेगा, वो लेबर लाएगा, तो उसी लेबर को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है। समझ गए आप लोग। माइंस के केस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस माइनिंग होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को आप लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हाँ तुम्हारा काम है कोयला को यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करना या फिर यहाँ से यहाँ कोयला निकालना। तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि उसके अंदर में 10-15 वर्कर काम करते हैं, ठीक है। तो वो सारे वर्कर को अपने निगरानी में काम करवाता है। तो वो जो वर्कर काम करते हैं उन्हीं वर्कर को कहा गया है इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर भी बता दिए हम, पर्सन हु अंडरटेक सप्लाई ऑफ लेबर ऑफ वर्क, ठीक है। जो भी पर्सन आपका सप्लाई करता है लेबर, मतलब कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर ही तो वो पर्सन है ना जो लेबर का प्रोवाइड करवाता है कि हाँ मेरे पास 5 लेबर है 10 लेबर है, तो आपका माइंस में इतना काम है तो हम आपको लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि जो पर्सन लेबर को सप्लाई करता है काम के लिए, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। आगे है हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरह से बोल सकते हैं माइंस। माइंस एक एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। तो माइंस का जो भी आपका मालिक होगा, ओनर होगा, एजेंट होगा या मैनेजर होगा एक तरह से, ठीक है, तो उन्हीं को हम बोलेंगे एक तरह से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, क्योंकि उन्हीं के पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है कोई भी एस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयर के पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है उसका एस्टेब्लिशमेंट का, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ठीक है। एक तरह से समझ सकते हैं मुखिया, जैसे हमारे स्कूल में होते थे ना प्रिंसिपल सर, सारे टीचर सारे स्टूडेंट के मुखिया, वैसे ही इसमें होते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, सारे एम्प्लॉय लोग के मुखिया, समझे। अब हमारा सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 किसके बारे में? डिफिनेशन के बारे में। तो डिफिनेशन हम लोग इसमें सारा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला डिफिनेशन है एडोलसेंट का, ठीक है। एडोलसेंट का एक्चुअली 2 मीनिंग है। एक तो आपके ओएसएच कोड में जो लिखा हुआ है, ओएसएच डब्ल्यूसी कोड में एक मीनिंग लिखा हुआ है और एक जनरल मीनिंग होता है, ठीक है, एडोलसेंट का। तो पहले हमारा कोड वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एडोलसेंट shall have same meaning as given under child and adolescent labor। चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर के अंदर जो भी मीनिंग दिया हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं एडोलसेंट। ये हो गया आपका OSH WC कोड का डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही लिखना है कि जो भी मीनिंग आपका चाइल्ड एंड लेबर एडोलसेंट लेबर के अंदर आता है उसी को हम एडोलसेंट बोलते हैं। लेकिन चाइल्ड एंड लेबर एडोलसेंट प्रोविजन एक्ट 1986 में आया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि चाइल्ड एंड लेबर एडोलसेंट लेबर एक्ट कब आया है? तो 1986 में आया है। अब और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? पर्सन हु कंप्लीटेड 14 ईयर ऑफ एज, ठीक है, बट नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स, मतलब कि 14 से लेके 18 साल का एज ग्रुप जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एडोलसेंट एज ग्रुप, ठीक है। 14 से लेके 18 के बीच में जो लड़के हैं, अगर आप 15 साल के हैं तो आप एडोलसेंट हैं, 16 के हैं तो भी एडोलसेंट है, 17 के हैं तो भी एडोलसेंट है, ठीक है। लेकिन आप अगर 18 हो गए तो फिर आप एडोलसेंट नहीं अडल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो यही इसमें देखिए अगला डिफिनेशन है हमारा अडल्ट का। अडल्ट का डिफिनेशन क्या है? अडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज, जिसका 18 साल हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अडल्ट बोलते हैं। तो ये सब तो बेसिक डिफिनेशन है, आप लोग को पता ही होगा। अब आते हैं हम अपना एजेंट के बारे में इन रिलेशन टू माइंस। माइंस में एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट मीन एनी पर्सन who act on behalf of mine owner and participate in management, control, vision, supervision and direction of mines or any part of the mines। एजेंट का मतलब वो आदमी, ठीक है, जो ऑनर के बिहाफ में, मतलब कि अगर ऑनर मौजूद नहीं है तो उनके बिहाफ में वो क्या कर सके? पार्टिसिपेट कर सकते मैनेजमेंट में। माइंस का मैनेजमेंट करे, माइंस को कंट्रोल करे, माइंस का सुपरविजन करे मतलब देखरेख करे, और डायरेक्शन ऑफ द माइंस और एनी पार्ट ऑफ द माइंस, कि माइंस में आपका जो भी एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं उनको वो प्रॉपर डायरेक्शन दे कि हाँ ये ऐसे काम करो वैसे काम करो, ठीक है। तो एजेंट का मतलब वही होता है कि ऑनर के बिहाफ में जो भी माइंस को कंट्रोल करे। सिंपल सा समझिए कि आपका ऑनर एब्सेंट है तो ऑनर के बिहाफ में जो भी आपके पर्सन वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जिनके पास हायर अथॉरिटी है मैनेजमेंट करने का, कंट्रोल सुपरविजन का, उन्हीं को हम एजेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक आपका हम चार्ट बना दिए हैं, चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा।
कि सबसे पावरफुल पोजीशन किसका होता है माइंस में, फिर कौन कौन होता है। सबसे बड़ा होता है माइंस का ऑनर, ठीक है। उसके बाद कौन होता है आपका माइंस का डायरेक्टर, उसके बाद आता है आपका जीएम जनरल मैनेजर, फिर आता है आपका एजेंट, और फिर आता है आपका कौन मैनेजर, ठीक है। तो ये एक तरह से टेबल है जिससे आपको समझ में आएगा कि सबसे बड़ा पोस्ट होता है माइंस में किसी ऑनर का, क्योंकि वही मालिक है, फिर डायरेक्टर का, फिर जीएम का, फिर एजेंट का, फिर मैनेजर का। अब आते हैं इसका मीनिंग पे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग के लिए आसान हम शब्दों में इसको कर लिए। ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है, असली मालिक। जो भी आपका मालिक होगा आपका माइंस का, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका डायरेक्टर या फिर जीएम, ठीक है। लिखा हुआ है ऑनर की तरफ से काम देखने वाला सीनियर ऑफिशियल। जो भी ऑनर के बिहाफ में आपका काम देखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टर या जीएम, ठीक है। ऑनर की तरफ से काम देखने वाला सीनियर ऑफिशियल, मतलब ऑनर उसको निर्देश देगा कि हाँ तुम जितना भी काम वाम है वो सब जाके देखो, ठीक है। समझ गए। एजेंट, एजेंट क्या होगा, जो ऑनर के तरफ से ओवरऑल उस कंट्रोल और सुपरविजन करता है। मैनेजर डेली ऑपरेशन मैनेजमेंट संभालता है। मैनेजर का काम है कि जो भी माइंस में डेली मैनेजमेंट या ऑपरेशन चल रहा है उसको संभालता है आपका मैनेजर। आपको हम हिंदी में लिख दिए कि इससे आप लोग को ऑल क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है और आप लोग को सबको जानना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केस ऑफ माइंस, ठीक है। माइंस के केस में क्या लिखा हुआ है, फॉर माइंस ऑयल फील्ड मेजर पोर्ट रेलवे एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस बैंकिंग कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज एंड सेंट्रल पीएसयू एंड एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, द अप्रोप्रिएट कैन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सेक्टर में सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर और लेबर रिलेटेड रूल का कंट्रोल मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। देखिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब एक तरह से समझिए कि मालिक, मतलब कि सब जो भी आपका सेक्टर है, यहाँ पे इतने सारे सेक्टर, ये सब सेक्टर किसके अंडर में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हो गया केंद्र सरकार। जो भी आपका मेन गवर्नमेंट है आपका, जैसे दिल्ली में बैठा हुआ है अगर सब बोले सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो मेन जो भी आपका ऑनर है, मतलब ऑनर क्या बोलते हैं, मेन एक तरह से समझे ना, गवर्नमेंट जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी को कहा गया है इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। जिसके पास कंट्रोल होगा ये सारा चीज़ का, ये सारा चीज़ के केस में आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कोई फिक्स मीनिंग नहीं है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको कहेंगे। सिंपल सा एक चीज़ समझना है कि अप्रोप्रिएट मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ यही है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही आपका ऑयल फील्ड आता है, मेजर पोर्ट्स आता है, रेलवे आता है, माइंस आता है। तो उस केस में आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट विच इज अथॉरिटी टू रेगुलेट कंट्रोल और एनफोर्समेंट द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ अ पार्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर इज कॉल्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट आपका रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा या फिर इन्फोर्स करेगा आपका कोड को, मतलब कि लागू करेगा या फिर उसको पावर में लाएगा फोर्स को, किसके लिए, पार्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट और सेक्टर के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समझ में आया। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब हो गया सिंपल सा, वैसा गवर्नमेंट जिसके पास सारा पावर होगा। जैसे मेजर पोर्ट का पावर हो गया, माइंस का पावर हो गया, ऑयल फील्ड का पावर हो गया, ये सारा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ क्या हो गया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपना स्टेट गवर्नमेंट के बाद में, मतलब कि एक राज्य का सरकार, एक तरह से बोल सकते हैं राज्य सरकार। जैसे झारखंड है तो झारखंड का स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। अब इंडिया है तो इंडिया का आपका क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। तो वैसे ही आपका झारखंड का स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर स्टेट विच रेगुलेट फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट सिचुएटेड विद इन द स्टेट रिगार्डिंग सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। आपका जो भी गवर्नमेंट होगा एक पार्टिकुलर स्टेट का, जैसे मैंने झारखंड स्टेट का बताया कि झारखंड स्टेट का जो भी आपका गवर्नमेंट होगा जो कि आपका रेगुलेट करेगा, मतलब कि रन करेगा फैक्ट्री को और आपका सारा सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर देखेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। समझ जाइए कि स्टेट के अंदर जितना भी आपका इंडस्ट्री या जो भी फैक्ट्री है उसको जो रन करेगा उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, दिस पीएसयू आर कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगा उसको कंट्रोल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आपका देखिए कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड किसका सब्सिडियरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। भेल सेंट्रल गवर्नमेंट, गेल सेंट्रल गवर्नमेंट, ओएनजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट, एनटीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट, एससीएल सेंट्रल गवर्नमेंट।
इससे आपको समझ में आएगा ये जितना भी सब्सिडरी है, ठीक है, महारत्न कंपनी, ये सब किसका सब्सिडरी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये सब का कंट्रोल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये सब का कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, उसी के पास पावर है इस सबको कंट्रोल करने का, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन पे। इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या लिखा हुआ है? इफ सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग देखिए, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन अ सेंट्रल period लेस देन 50% आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कोड, द सेंट्रल गवर्नमेंट से कंटिन्यू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री इतना इतना इतना, ठीक है। चलिए समझाते क्या है। सिंपल सा गाइस, एक चीज़ समझिए, अगर आपका एक माइंस है, ठीक है, जैसे आपका कोल इंडिया लिमिटेड, अभी मैंने आपको बताया था कोल इंडिया लिमिटेड किसका है? सब्सिडरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडरी है ये कोल इंडिया लिमिटेड, जिसमें से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में 60% पावर है। मतलब कि कोल इंडिया सब्सिडरी जो भी है, इसका आपका 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपका कोड आया, ठीक है, कोड आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर 60% से घट के 40% शेयर होल्डिंग रह जाता है, ठीक है। कोड के आने के बाद अगर आपका 60% होल्डिंग से 40% होल्डिंग रह जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि 40% होल्डिंग रहने के बाद भी, ठीक है, आपका मेन कंट्रोल किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा उसमें। समझ में आया? एक तरह से समझिए, देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मान लो पहले गवर्नमेंट के पास 70% शेयर था किसी पीएसयू का, मानिए 70% शेयर है आपका किसी पीएसयू का, बाद में वो 45 रह जाता है, मानिए 50% से घट गया, 45 हो गया, फिर भी पीएसयू का सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगा अंडर दिस कोड। अब आप इसको समझ में आ रहा है कि अगर मानिए 50% से कम पावर होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ हाँ तेरे पास तो आधा पावर भी नहीं है, चलो तुम मालिक नहीं बनेगा, ठीक है, तुम हटो यहाँ से। जिसके पास 50% से ज़्यादा पावर है वही मालिक होगा, उसी की बात हम लोग सुनेंगे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो भी आपका कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडरी है, अगर पहले इसके पास 70% का शेयर था, ठीक है, अब बाद में इसके पास 45% का शेयर है, फिर भी 45% होने के बावजूद भी इसका मालिक कौन होगा? इसको रन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि 45% शेयर हो गया आप लोग बोलिएगा कि हाँ अब इसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। समझ में आया? ये बहुत आसान लैंग्वेज है, इससे आसान लैंग्वेज में कोई नहीं बता सकता गाइस आपको। अब आते हैं हम आपका अगला अगला चीज़, मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ है? माइंस, जितने भी माइंस हैं और वो तो ऑल ओवर इंडिया में है ना, तो माइंस को रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवे, रेलवे नेटवर्क आपके पता ही है इंडिया में सब जगह फैले हुए हैं, ठीक है, तो इंडिया में आपके सब जगह फैले हुए हैं, तो इसका कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंकिंग, सेंट्रल पीएसयू, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। एक तरह से याद करने के लिए याद रखिएगा, जो भी आपके इंडिया में है सारी जगह है, तो वो सब हो गया आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और जो भी नॉर्मल प्राइवेट फैक्ट्री है इनसाइड अ स्टेट, जैसे ये झारखंड स्टेट है, ठीक है, तो झारखंड स्टेट के अंदर जो भी एक प्राइवेट कंपनी है या फैक्ट्री है, वो सब आपके आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे कि कोई कॉलेज है आपका, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद है, ठीक है, ये एक तरह से आपका किस में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि जीपी धनबाद आपका ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, ये सिर्फ आपका एक पार्टिकुलर स्टेट में है। समझ में आया? ये एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं हम अपना चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर पे। चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर क्या होते हैं, कौन होते हैं? चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का मतलब होता है चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 34/5 ऑफ द कोड। जो भी आपका सेक्शन 34 है, ठीक है, कोड का, उसके अंदर आपके चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को अपॉइंट किया जाता है। सिंपल सा याद रखिएगा, कहीं भी चीफ इंस्पेक्टर आपको दिखे तो आपको बस यही याद रखना है कि सेक्शन 34 में जो भी कोड का है उसके अंदर इनको अपॉइंट किया जाता है। अब आते हैं चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। लिखा हुआ है सीनियर ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन, इन्फॉर्मेंस एंड फैसिलिटेशन अंडर द कोड, ठीक है। जो भी आपका सीनियर अथॉरिटी होता है जो कि आपका इंस्पेक्शन करता है, इन्फोर्स करता है या फैसिलिटेट करता है कोड को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। आरआई, आरआई का मतलब क्या होता है? रीजनल इंस्पेक्टर हम लोग पढ़ते थे, तो एक तरह से समझिए कि उन्हीं को अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बोल रहे हैं। और सीआई जो होता था, हम लोग का दो होते थे, आरआई एंड सीआई। आप लोग को पता है पहले आरआई का मतलब होता था रीजनल इंस्पेक्टर को, तो उनको रिप्लेस कौन किया है? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। और चीफ इंस्पेक्टर को अब हम लोग बोलते हैं चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये वही लोग हैं जो सीआई और आरआई थे, बस नाम में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। अब आते हैं हम अपना अगला जो कि है आपका कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट पर्सन ऑल्सो इंक्लूड पर्सन ऑथोराइज बाय द मैनेजर अंडर सेक्शन 67। जो भी आपके 66 सेक्शन 67 के अंदर अपॉइंट किया जाता है मैनेजर के द्वारा, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। कॉम्पिटेंट पर्सन का काम क्या होता है?
कि वो सुपरवाइज़ करते हैं और कोई भी काम को करते हैं, जो कि एक तरह से मशीनरी हो गया। मशीनरी को सुपरवाइज़ करना मतलब देखना, उसको रन करवाना। कोई भी प्लांट हो गया, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, जो भी रिस्पॉन्सिबल हो गया असाइन ड्यूटी का, मतलब कि एक तरह से कॉम्पिटेंट पर्सन का काम क्या होगा कि सुपरवाइज़ करेगा और जो भी आपका उसके अंदर काम दिया जाएगा वो सारा काम वो करेगा, ठीक है। आपका अब देखिए कॉम्पिटेंट पर्सन का एग्जांपल कौन-कौन होंगे? शॉट फायरर को जो भी काम मिलेगा वो करेगा अपना। ब्लास्टर हो गया, ब्लास्टर के बाद एसडीएल ऑपरेटर हो गया। ये सब क्या है? ये सबको आपका परफॉर्म कर मतलब कोई जो भी माइंस में उन लोगों को काम दिया जाता है ओवरमैन के द्वारा, तो वो सारा काम करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये सब कोई क्या होंगे? कॉम्पिटेंट पर्सन हो गया। तो शॉट फायरर, ब्लास्टर, एसडीएल ऑपरेटर, हॉलेज ऑपरेटर एंड इंजन, ये सब कौन है? आपके कॉम्पिटेंट पर्सन है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि एसडीएल ऑपरेटर, ब्लास्टर, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है? ओनर, एजेंट, मैनेजर या फिर आपका कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। आगे आता है चेक चार्ट इन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब सिंपल समझिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो काम करते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टर। और ये जो भी पर्सन होते हैं विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो भी है एक तरह से समझे ओनर, एजेंट या मैनेजर जो भी है, उनको पता होता भी है मतलब सबके वर्कर के बारे में, या नहीं भी पता होता है। ऐसा नहीं है कि ओनर है तो जितना भी वर्कर काम कर रहा है माइंस में वो सबका नाम पता हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सारा काम किसका है? कॉन्ट्रैक्टर का है कि उसके अंडर में कितने वर्कर काम कर रहे हैं। तो बस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नॉलेज में और बिना नॉलेज में भी कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। आगे इसमें क्या लिखा है? इट ऑल्सो इंक्लूड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, ठीक है। इसमें क्या है आपका इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, मतलब कि जैसे कि आपके झारखंड के कोई पर्सन है, ठीक है, जैसे राम है, राम आपके झारखंड में रहते हैं, ठीक है, और ये काम करने के लिए गए हुए हैं एनसीएल, ठीक है, जो कि है आपका एमपी में। तो एक तरह से आपको ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर हो गए, क्योंकि राम है इंडिया झारखंड के निवासी और ये गए हैं काम करने के लिए अदर स्टेट एमपी, तो इनको बोलते हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। अब आते हैं अगला, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ वर्कर हु रेगुलरली एम्प्लॉय बाय कॉन्ट्रैक्टर गेट पीरियडिकली इंक्रीमेंट रिजिबल सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर बेनिफिट। देखिए अब देखिए कौन कौन लेबर को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं बोलेंगे, वो लिखा हुआ है कि जो रेगुलरली एम्प्लॉयड होगा कॉन्ट्रैक्टर के अंदर। अब ऐसा नहीं कि एक साल है, एक साल में एक एम्प्लॉय ऐसा है जो साल भर जीवन भर जब तक कॉन्ट्रैक्टर जिंदा है तब तक उसी के अंडर में रेगुलरली काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो रेगुलर वर्कर हो जाएगा, फिर उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पीरियोडिकली इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आपका काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, तो एक साल में आपको 100 रुपये मिल रहा है, तो अगला साल आप बोलिएगा नहीं हम एक साल से काम कर रहे हैं, मेरे काम का पैसा बढ़ाओ, 120 रुपये करो, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि उसको पीरियडिकल इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसको रेगुलर काम नहीं मिलेगा और वो रिसीव करेगा, वो उसको रिसीव भी नहीं होना चाहिए सोशल और सिक्योरिटी और वेलफेयर बेनिफिट। मतलब कि सोशल सिक्योरिटी का मतलब कि कुछ भी दिक्कत हो, या फिर वेलफेयर बेनिफिट मतलब पैसा रिलेटेड जो भी बेनिफिट हो, या फिर उसका मेडिकल फ्री मेडिकल चेकअप हो गया, या फिर और भी अदर बेनिफिट्स हो गया, उनको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल समझिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ये सब चीज़ नहीं मिलता है, ठीक है। ये सब जिसको मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं होते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको काम दिया जाता है और वो लेबर लेके आता है और सप्लाई करता है लेबर का और मैन पावर का, और काम करवाया जाता है, मतलब काम करवाता है उन लेबर से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। सिंपल सा समझिए, अभी तो आपको मैंने बहुत डिटेल में बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्टर होते कौन है, क्या करते हैं, तो उन्हीं के बारे में बस वही लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स अ पर्सन हु अंडरटेक वर्क, जो अंडरटेक वर्क मतलब काम लेते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर और सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर एज मैन पावर और इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब आते हैं हम अपना अगला, जो कि है आपका कंट्रोल इंडस्ट्री। कंट्रोल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? ऐसा इंडस्ट्री जिसको कंट्रोल करा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल इंडस्ट्री। सिंपल सा इसका नाम में ही आंसर है, कंट्रोल इंडस्ट्री का मतलब ऐसा इंडस्ट्री जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करे, ठीक है, उसी को बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन? सेंट्रल कंट्रोल इंडस्ट्री मीन्स ऑन इंडस्ट्री हुज कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिक्लेयर अंडर द सेंट्रल एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, वही चीज़ है जो बताया आपको। अब आते हैं हम अपना कोर एक्टिविटी और एस्टेब्लिशमेंट में कि हमारा मेन एक्टिविटी क्या है। तो लिखा है कोर एक्टिविटी मीन्स मेन एक्टिविटी फॉर विच एस्टेब्लिशमेंट इज सेटअप एंड एक्टिविटी एसेंशियल टू इट। कोर एक्टिविटी का मतलब हो गया मेन एक्टिविटी, जो भी आपका माइनिंग है तो माइनिंग का काम है, तो मेन एक्टिविटी ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब कि मेन एक्टिविटी तो आपका माइनिंग में क्या है? कोल एक्सट्रैक्ट करना ही है।
तो उसी को हम लोग कहीं ना कहीं कोर एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे अब हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल का कोर एक्टिविटी क्या होता है? एक तरह से हॉस्पिटल का काम होता है ट्रीटमेंट करना। अब ट्रीटमेंट छोड़ के ये दूसरा काम कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा है हॉस्पिटल के नाम पे, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इसका कोर एक्टिविटी एडवर्टाइजमेंट होगा, इसका तो मेन काम ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट होगा। तो सिंपल सा समझे कि जो भी मेन एक्टिविटी होता है किसी चीज़ का, उसी को इसमें कोर एक्टिविटी बोला गया है। समझ गए? अब देखिए लिखा हुआ है इफ स्टेबलाइजमेंट इज नॉट स्पेशली स्टेबलाइजमेंट फॉर देम, कि जो भी स्टेबलाइजमेंट है जैसे सैनिटेशन वर्क, सिक्योरिटी सर्विस, कैंटीन सर्विस, लीडिंग, ये बस वही सब है, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसको हटाइए। कोर एक्टिविटी बस समझिए कि मेन एक्टिविटी को कहा गया है। अब देखिए मीन्स अगर माइंस में काम कोल एक्सट्रैक्शन का है तो सिक्योरिटी का काम, कैंटीन का काम, हाउस कीपिंग का काम, लोडिंग अनलोडिंग, गार्डनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ये सब सर्विस मानी जाएगी, कोर एक्टिविटी नहीं है। अब हम आपको बताए थे कि माइनिंग का केस में क्या होगा। माइनिंग का केस में आपका ये सब काम भी तो होता है माइंस में, सिक्योरिटी का, कैंटीन होता है माइंस में, हाउस कीपिंग होती है, ये सब होती है। लेकिन उसमें ये सबको कोर एक्टिविटी बोला जाएगा नहीं। उसका कोर एक्टिविटी क्या होगा कि कोल निकालना, माइनिंग करना ही उसका कोर एक्टिविटी होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसी या हाउस कीपिंग के रूप में बनी है, तो उसकी कोर एक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऐसी कंपनी है जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, सिक्योरिटी का या हाउस कीपिंग का। जैसे आपका एक एग्जांपल देते हैं स्विगी का, ठीक है। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इनका मेन काम क्या है गाइस? ट्रांसपोर्टेशन का तो काम नहीं है, ट्रेवलिंग का तो काम नहीं है, इनका मेन काम है आपका फूड डिलीवरी का, ठीक है, फूड डिलीवरी का। तो इनको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका एक तरह से कोर एक्टिविटी है इन कंपनियों का। वैसे ही अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन ही उनका कोर एक्टिविटी बन जाता है, समझ गए। अब आते हैं डे। अरे यार डे का मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ 24 घंटा वर्क बिगनिंग मिडनाइट। अब ये सभी कोई पढ़ने वाला चीज़ है क्या? डे का मतलब किसको नहीं पता? दिन का मतलब क्या होता है? 24 घंटा का टाइम पीरियड, जो कि आपका रात 12 बजे से शुरू होता है। रात 12 बजे से लेके अगले दिन का रात 12 बजे का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डे। आसान है। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर हम लोग उनको क्या बोलते हैं? डेप्यूटी कमिश्नर, जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन अ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वेयर द माइंस इज सिचुएटेड। जैसे आपका ये माइंस है, ठीक है, तो माइंस का जो भी आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा माइंस के अंदर, उसका जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा वो किसके पास होगा? आपका डीएम के पास, ठीक है। डीएम या डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये डीसी हमारे यहाँ का, ये आपका डीएम है यहाँ का, तो वही बोल रहा है कि जो भी आपके पास जो भी एग्जीक्यूटिव है, एक तरह से मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब पुलिस वाला जो भी है आपका, या फिर पावर जिसके पास है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपके जानने के लिए है। देखिए अब क्या लिखा है, एक चीज़ आपको प्रोविजो में है, if a mines is situated partially in one district and partially in another district, the district magistrate authorized central government shall be act as a district for that mines। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये आपका एक तरह से समझिए बोकारो हो गया, ये हो गया आपका धनबाद, ठीक है। अब एक माइंस है जिसका आधा पार्ट आपका बोकारो में है, आधा पार्ट आपका धनबाद में है। यहाँ का डीसी अलग हो गया आपका, जो बोकारो में रन कर रहा है, यहाँ का डीसी अलग हो गया। अब इस केस में बोल रहा है कि जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस डीसी को अपॉइंट करेगा, बोकारो का डीसी को या फिर आपका बोकारो डीसी या फिर आपका धनबाद का डीसी को, ठीक है, तो इसमें जिस केस का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा डीसी को, वही डीसी आपका माइंस को रेगुलेट करेगा उस केस में, ठीक है। वही लिखा हुआ है देखिए, माइंस अगर वन डिस्ट्रिक्ट पासफुली इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑथोराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी आपका मजिस्ट्रेट सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चुनेगा वही आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रन करेगा माइंस को, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है गाइस कि अगर आपका जैसे कि दो माइंस हैं, यहाँ में क्वेश्चन पूछेगा अगर दो माइंस है और दोनों माइंस, एक माइंस इधर है एक माइंस इधर है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके पास पावर होगा कि इसको रेगुलेट करे, या फिर पूछ सकता है कि कोई डीसी जो भी होगा इसको कौन अपॉइंट करेगा या फिर कौन इसका डायरेक्शन देगा कि किस डीसी को ये करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन में हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगा। अब आते हैं एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ माइंस अ पर्सन इज कंसिडर्ड
एम्प्लॉई, माइंस के केस में जो भी पर्सन एम्प्लॉय होंगे, कोई भी पर्सन होंगे उसको एम्प्लॉय कब बोलेंगे? इफ ही वर्क एज मैनेजर और अपॉइंटेड अंडर ओनर एंड मैनेजर विथ नॉलेज ऑफ मैनेजर वेदर फॉर वेजेस और नॉट, ठीक है। अब माइंस के केस में क्या होता है, अगर कोई मैनेजर के द्वारा किसी का नियुक्ति किया गया है या फिर ओनर एजेंट के द्वारा, ठीक है, किसी का नियुक्ति हुआ है जिसको पैसा मिलता हो या ना मिलता हो, तो उस केस में उस पर्सन को हम लोग एक तरह से एम्प्लॉय बोलेंगे, समझे? जैसे माइंस के अंदर जो भी पर्सन आपके काम कर रहे होंगे उनको तो कोई ना कोई अपॉइंट करेगा, चाहे ओनर एजेंट मैनेजर करे या मैनेजर करे, तो उस केस में उन लोगों को हम लोग एम्प्लॉय बोलेंगे जो काम करेंगे अगर इनके द्वारा, ठीक है। पढ़िएगा ना कैसे, आप लोग को पढ़िएगा तो एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस हम आपको आसान शब्द में समझा दे रहे हैं। अगला है आपका एम्प्लॉय इंक्लूड पर्सन वर्किंग इन। एम्प्लॉय कौन कौन है? जो कि पर्सन, ये क्या बोल रहा है पढ़ते हैं, माइनिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग, माइनिंग ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ आता है? पहला आता है हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अप टू डिस्पैच पॉइंट, ठीक है। आपका डिस्पैच पॉइंट जो भी है माइंस में, ठीक है, वहाँ पे आपका हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिनरल को, आपके पर्सन को, जो इसको भी एम्प्लॉय किया जाता है, मतलब जो भी पर्सन को वहाँ पे काम पे रखा जाता है उसी को हम लोग एक तरह से एम्प्लॉय बोलते हैं। दूसरा होता है गैदरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंड टू माइंस, माइंस में आपका बालू को, सैंड को जो भी इकट्ठा करता है या फिर ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए कि जो भी पर्सन माइंस में हैंडलिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है मिनरल्स को डिस्पैच पॉइंट तक, उसको हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं। या फिर गैदरिंग या ट्रांसपोर्ट का काम करता है उसको भी एम्प्लॉय बोलते हैं। सिंपल सा, माइंस में जो भी काम करता है उसको एम्प्लॉय ही बोलते हैं हम लोग। आगे है बी नंबर पॉइंट, माइन डेवलपमेंट वर्क इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट रिलेटेड टू माइनिंग ऑपरेशन बट एक्सक्लूड बिल्डिंग रोड, ये माइनिंग, ठीक है। माइन डेवलपमेंट, माइंस का डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट रिलेटिंग टू माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है। माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड अगर आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, प्लांट का, तो उस केस में हम लोग उसको बोलेंगे कि माइंस का डेवलपमेंट हो रहा है बट एक्सक्लूडेड। लेकिन अगर बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जैसे ये माइंस है, माइंस में अगर कोई बिल्डिंग बनाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि अब हम बोलेंगे कि माइन का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर रोड बनाया जा रहा है माइंस के अंदर, ठीक है, चलने के लिए, तो उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि आपका वो डेवलपमेंट हो रहा है। कुआं खोदा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू माइनिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन अगर माइनिंग से रिलेटेड नहीं हो रहा है तो फिर उस केस में हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि माइंस का डेवलपमेंट हो रहा है। माइंस का डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है, कोई भी प्लांट का कंस्ट्रक्शन होगा तो हम लोग बोलेंगे माइंस का डेवलपमेंट हो रहा है। आगे है आपका ऑपरेशन सर्विस, मेंटेनिंग रिपेयरिंग माइन मशीनरी, लोडिंग मटेरियल, डिस्पैच विद इन मटेरियल परमिशन, एनी ऑफिस माइंस वेलफेयर विद इन माइंस, एनी प्रिपरेटरी सर्विस। ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, बस एग्जांपल बताया है कि एम्प्लॉय किसको किसको हम लोग बोलेंगे। तो एम्प्लॉय में जो भी पर्सन होंगे वो ये सब जगह पे आपके काम कर रहे होंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ को लेकर तो आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा खुद से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं एम्प्लॉयर में। एम्प्लॉयर किसको कहेंगे? एम्प्लॉयर कहेंगे मीन्स एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू माइंस मीन्स ओनर एजेंट मैनेजर रेफर अंडर सेक्शन 67। सेक्शन 67 के अंडर जो भी पर्सन ओनर एजेंट मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर बोलेंगे। एम्प्लॉयर कौन कौन होंगे? कॉन्ट्रैक्टर होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज एम्प्लॉयर, ठीक है। आपके जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो क्या होंगे? एम्प्लॉयर होंगे एक तरह से। या फिर जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो एक तरह से एम्प्लॉयर होंगे, समझ गए? उतना इंटरेस्टिंग ये सब है नहीं, इसको देखते हैं एक बार क्या क्या है। अभी काफ़ी बड़ा चैप्टर है गाइस, चैप्टर 1, ठीक है, 2-4 पेज है। चलिए थोड़ा सा मेन, आपको जो मेन पॉइंट है बस वो सब बताते हैं, सारा डिटेल में उतना कवर अप नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ में नहीं भी पढ़ने का, आप लोग ऐसे भी पढ़िएगा तो पता नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन वेयर इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस मैन्युफैक्चर ऑक्यूपेशन इज कैरिड आउट वे 10 एंड मोर वर्कर फैक्ट्री ऑफ चैप्टर 2 पर्पस माइंस पोर्ट, ये डॉक वाज कैरिड, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे होंगे माइंस में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। कोई भी जगह है जहाँ पे आपका 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग एस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया कोई इंडस्ट्री हो गया, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड इंडस्ट्री हो गया, बिजनेस इंडस्ट्री हो गया, तो ये सब क्या होंगे? आपके एस्टेब्लिशमेंट होंगे, ठीक है। सिंपल सा आपको याद रखना है, जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा आपके पर्सन काम कर रहे होंगे
उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट बोलेंगे। अब आते हैं आपका फैक्ट्री में। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री मीन्स एनी प्रोविजेस प्रेमिसेस इंक्लूडिंग प्रीसिंट देयर ऑफ विद एड ऑफ पावर और विदाउट एड ऑफ पावर। देखिए दो चीज़ है, ठीक है। फैक्ट्री में आपका दो चीज़ आते हैं, एक आता है विद एड ऑफ पावर, दूसरा आता है विदाउट एड ऑफ पावर, ठीक है। विद एड ऑफ पावर में क्या बोल रहा है, जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री में, उस जगह को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री, ठीक है। देखिए पढ़िए, वेयर 20 और मोर वर्कर आर वर्किंग, जहाँ 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, और वेयर वर्किंग ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन एड और पावर और ऑर्डिनरी सो कैरिड, और वहाँ मशीन इलेक्ट्रिक के हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, तो उसे फैक्ट्री कहा, ठीक है। देखिए फैक्ट्री किसको हम लोग बोलेंगे, जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर आपके काम कर रहे होंगे। यहाँ पे क्या लिखा, विद एड ऑफ पावर। पावर का यहाँ बोलने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब कि बिजली से काम चल रहा है आपका, ठीक है। अगर आपका पिछले 12 महीना में, जैसे कि अभी आपका जून चल रहा है ना, तो पिछले जून तक, मतलब 12 जून 2020, सॉरी 2025 मतलब पिछले साल से लेके अभी साल तक, अगर कहीं भी जगह पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी का मदद से, ठीक है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका विथ एड ऑफ पावर। एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी वर्कर आर वर्क इन अ प्लेस सो वी कॉल इट अ फैक्ट्री। तो आपका ऑप्शन में होगा 20, 20 और मोर, 30 और 30 और मोर, ठीक है। तो आपको पता है 20 और मोर वर्कर जहाँ काम कर रहे होंगे उस जगह को बोलेंगे। अब देखिए विद एड ऑफ पावर और विदाउट एड ऑफ पावर का मतलब क्या है जानते हैं? जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी के मदद से काम हो रहा है, तो वहाँ पे तो आपका पावर हो गया, तो उसको बोलते हैं एक तरह से विद एड ऑफ पावर। और जहाँ पे आपका विदाउट एड ऑफ पावर, जैसे हैंडमेड इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पे हाथ से कपड़ा बनाया जाता है, हाथ से कपड़ा बनाया जाता है, हाथ से अदर हैंडमेड मटेरियल बनाया जाता है ना, तो वहाँ पे तो हाथ से काम हो रहा है, तो उस केस में क्या, उसको फैक्ट्री नहीं बोलेंगे, उसको भी हम लोग फैक्ट्री बोलेंगे। तो वहाँ पे आपका विदाउट एड ऑफ पावर होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या लिखा हुआ है, जहाँ 40 या ज़्यादा वर्कर काम कर रहे होंगे ऑन एनी डे ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 12 मंथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट विदाउट एड ऑफ पावर और ऑर्डिनरी सो कॉल्ड, ठीक है। देखिए अब हिंदी में भी आप लोग के लिए हम लिख दिए हैं कि अगर आप लोग पढ़िएगा पीडीएफ और हिंदी में, मतलब इंग्लिश में नहीं समझ में आए, तो हिंदी में भी आप लोग पढ़ के यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाहता है। देखिए अगर किसी प्लेस पे 40 या उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको याद रखना है विदाउट एड ऑफ पावर में कितना है, 40 है, और विद एड ऑफ पावर में कितना है, 20 है, ठीक है, 20 या 20 से ज़्यादा। और विदाउट एड में 40 या 40 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं पिछले 12 महीने में किसी भी दिन, ठीक है, 12 महीना में आपको किसी भी दिन 40 से वर्कर ज़्यादा काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम बिना इलेक्ट्रिसिटी या मशीन पावर का होता है, तो फैक्ट्री माना जाएगा, ठीक है। उस जगह में बिना आपका इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कि फैक्ट्री बोलेंगे। चलिए थोड़ा कलर चेंज करके पढ़ते हैं। अब आते हैं हम अपना इंडस्ट्री में, ठीक है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई भी सिस्टमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे हो एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में, प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, या फिर सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन वांट और नीड, इट डजेंट मैटर वेयर कैपिटल इज इन्वेस्टेड और नॉट, और प्रॉफिट मोटिव एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। सिंपल सा समझिए, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा जगह जहाँ एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों मिल के काम कर रहा हो, ठीक है। वो काम किसके किसके लिए हो सकता है? प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई के लिए, स्टेबलाइजमेंट के लिए, गुड्स के लिए, जहाँ पे आपका फ़ायदा हो भी रहा हो और नहीं भी हो रहा, मतलब जहाँ पैसा लगाया भी गया हो या नहीं भी लगाया गया हो, ठीक है, तो उस जगह को हम लोग इंडस्ट्री बोलेंगे। अब जैसे मानिए एक इंडस्ट्री है आपका माइन इंडस्ट्री, तो माइन इंडस्ट्री में आपका एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों मिल के काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है, उसमें किसी ऐसा तो नहीं है कि कोई जो वहाँ का जो भी एम्प्लॉई है उसका पैसा लगा हुआ है, एम्प्लॉय तो अपना पैसा लगा के काम नहीं ना कर रहा है, लेकिन उस केस में क्या, उसको इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, उसको भी हम लोग इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये बस इंडस्ट्री का मतलब याद रखना है कि जहाँ भी आपका प्रोडक्शन, सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड या सर्विस हो रहा है, एम्प्लॉयर और वर्कर के मिलके, दोनों मिलके काम कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक वे में, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि कैपिटल इन्वेस्टेड और नॉट, वहाँ पे ये भी चीज़ है कि पैसा आपका लगा है या नहीं लगा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाया है, आप लोग काम कर रहे हैं, तो उस केस में वो भी तो फैक्ट्री होगा ना, तो उसीलिए वहाँ लिख दिया है साफ साफ कि पैसा आपका लगा है या नहीं लगा है उससे मतलब नहीं है। अब आते हैं हम अगला, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर क्या होता है? सिंपल सा एक लाइन में समझिए, सेक्शन 34 में जिसको भी अपॉइंट किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर।
इनका काम होता है इंस्पेक्शन का, कॉम्प्लायंस का, चेकिंग का, गाइडलाइंस का एंड फैसिलिटेशन का, ठीक है, समझ गए। इंस्पेक्टर का काम जनरली क्या होगा, माइंस में इंस्पेक्शन करने का, जो भी माइंस में गड़बड़ी हुआ है उसका, सॉरी, उसमें कॉम्प्लायंस चेकिंग का, वहाँ पे जो भी चेकिंग होगा, गाइडलाइंस होगा या फैसिलिटेशन होगा उसका, ठीक है। इंटरेस्ट एंड माइग्रेंट वर्कर, ऐसे वर्कर जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जा रहे हैं उनको बोलते हैं, या वर्कर कम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑब्टेन एस्टेब्लिशमेंट देयर एस्टेब्लिशमेंट डेस्टिनेशन विद इन डेस्टिनेशन स्टेट। अभी मैंने आपको बता दिया कि इंटर माइग्रेंट वर्कर किसको बोलते हैं, ऐसे वर्कर जो झारखंड में है लेकिन दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं उन वर्कर को बोला जाता है, और वो एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो सकते हैं गए हों। जैसे होता है बहुत बार ऐसा कि आप दूसरे स्टेट में काम करते हैं, आप अपने गाँव आए, बोले कि अरे भाई हम तो वहाँ काम करते हैं, तो बोलता है अरे हम भी चलते हैं, हमको भी ले चलो, तो आप उसको ले गए, तो एम्प्लॉयर के द्वारा ही अगला एम्प्लॉयर आया या फिर कॉन्ट्रैक्टर आपका लेके आया उस जगह पे, समझ गए। वेज लिमिट, वेज लिमिट क्या होता है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट मंथली वेजेस शुड नॉट एक्सीड 18,000 पर मंथ और हायर अमाउंट नोटिफाई बाय, ठीक है। वेज लिमिट क्या होता है, वेज लिमिट एक तरह से समझिए कि मंथली लिमिट होता है, ठीक है, जो कि एक्सीड नहीं होना चाहिए 18,000 रुपये पर मंथ से, उसी को हम लोग बोलते हैं वेज लिमिट, ठीक है। अब आते हैं मशीनरी में। मशीनरी का मतलब क्या होता है, मशीनरी का मतलब एनी आर्टिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल यूज फॉर कन्वर्टिंग एनर्जी इनटू वर्क, स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग, कंट्रोलिंग एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी, एग्जांपल हॉलेज, वाइंडिंग, पंप, एयर, ठीक है। मशीनरी का एग्जाम मतलब देखिए OSH WC कोड में क्या लिखा हुआ है कि मशीनरी ऐसा आर्टिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल होगा जिसका मदद से आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को किसी काम में, जैसे कि आपका हॉलेज हो गया, तो हॉलेज का एक तरह से मशीन ही है ना हॉलेज, इसका मदद से आप लोग माइंस के नीचे उतरते हैं, ऊपर आते हैं, ठीक है, एक रास्ता हो गया एक तरह से हॉलेज वे, तो वो एक तरह से मशीन है। आपका SDL हो गया, डंपर हो गया, डंपर की मदद से आप कोई भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोल्स को हो गया, तो एक तरह से क्या हो गया, वो सब किस में आता है, मशीनरी में आता है। वो सब क्या करता है, एक तरह से एनर्जी को ही तो कन्वर्ट करता है ना आपके काम में, स्टोरिंग करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, तो मशीनरी का मतलब अलग हो गया। हम लोग जो मशीनरी पढ़ते हैं कि कोई भी वो, तो वो हमारा जनरल नॉलेज की भाषा में है, और अगर डिफिनेशन का बात करें तो डिफिनेशन बोलता है कोई भी आर्टिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या चीज़ होता है, आपका मेकिंग होता है, बनाना होता है, अल्टरिंग होता है, कोई काम को उल्टा करना, रिपेयरिंग करना, फिनिशिंग करना, पैकिंग करना, वॉशिंग करना, क्लीनिंग करना, डिमोलाइजिंग करना, दिस एनी आर्टिकल और सब्सटेंस फॉर यूज फॉर सेल ट्रांसपोर्ट, ये है मैन्युफैक्चरिंग का मतलब। सिंपल सा समझिए ना यार, कोई भी काम को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे कोल मैन्युफैक्चर हो रहा है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कोल जनरेट हो रहा है, ठीक है, कोल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग किया जा रहा है, तो वो सब किस में आता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। ये सब पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बस लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूडेड है। मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर मीन्स ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 42 ऑफ 1, ठीक है, सेक्शन 42 का सब सेक्शन 1 में जो आता है उसी को हम लोग मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि सेक्शन 42 क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेक्शन 42(1) क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका माइंस, ठीक है। माइन का मतलब क्या होता है, माइंस का मतलब होता है एनी एग्जीक्यूशन, ठीक है, माइंस का मतलब होता है एनी, एक मिनट, क्या हो गया यार, हाँ, माइंस का मतलब है एनी एग्जीक्यूशन वेयर ऑपरेशन फॉर सर्चिंग ऑब्टेनिंग मिनरल आर बीइंग कैरिड आउट और हैव बीन कैरिड ऑन। माइंस का मतलब हो गया कोई भी ऑपरेशन किसके लिए, सर्च करने के लिए या फिर ऑब्टेन करने के लिए मिनरल्स को किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं हम लोग माइन, ठीक है। माइंस का मतलब हो गया सिंपल सा एक ऐसा जगह जहाँ पे आपका सर्चिंग ऑपरेशन या फिर मिनरल ऑब्टेनिंग ऑपरेशन हो रहा है उसको। माइंस में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, ऑल बोरिंग, जितना भी बोरिंग किया जाता है, और बोरहोल्स, जितना भी बोरहोल्स होता है, ऑयल वेल्स, आपका कुआं हो गया, क्रूड कंडीशन प्लांट इंक्लूडिंग आपका ऑल लेवल इंक्लाइन बीइंग ड्राइवन ऑल ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है। माइंस का मतलब सिंपल से ये सब समझिएगा कि जितना भी लेवल हो गया, इंक्लाइन हो गया, ओपन कास्ट वर्किंग हो गया, जहाँ पाइप मिनरल्स बिछा हुआ है, बस वही सब चीज़ इसमें बताया हुआ है कि माइंस के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, लेवल इंक्लाइन प्लेन, ओपन कास्ट वर्किंग आता है, साफ्ट आता है, ठीक है, कन्वेयर आता है, रोप आता है,
मिनरल्स आता है, आर्टिकल्स आता है, एडिट आता है, लेवल, प्लेन्स, मशीन, वर्क, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ट्रांस ट्रामवेज, साइडिंग्स, ऑल प्रोटेक्टिव वर्क, ऑल वर्क, शॉप, स्टोर्स, ये सब जितना है ये सब किसके अंदर आता है, माइंस के अंदर आता है। पावर स्टेशन, ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन, कन्वर्सन स्टेशन, प्रीमिसेस, डिस्पोजिंग, ये सब जितना भी दिया हुआ है आपका, ये सब दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ है जो मतलब इंक्लूड होता है, मतलब माइंस के अंदर आता है, इंक्लूड होता है माइंस में, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। मिनरल्स, मिनरल्स का क्या लिखा हुआ है, मिनरल्स मीन्स ऑल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ, जो भी अर्थ के अंदर से सब्सटेंस मिलता है माइनिंग करके, डिगिंग करके या ड्रिलिंग करके, ठीक है, वो सब चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स में क्या क्या चीज़ हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, ठीक है, पेट्रोलियम हो सकता है, मिनरल ऑयल हो सकता है, कोल हो सकता है, ये सब क्या है आपका मिनरल्स है। सिंपल सा मिनरल्स का मतलब हो गया जो भी सब्सटेंस आपके अर्थ के नीचे से मिले माइनिंग के द्वारा या डिगिंग के द्वारा, ठीक है, उस सबको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। ऑफिस ऑफ माइंस, ऑफिस ऑफ माइंस का मतलब क्या हो गया, ऑफिस ऑन द सरफेस ऑफ अ कंसर्न माइंस, माइंस के ऊपर में जो भी आपका ऑफिस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑफिस ऑफ माइंस। एक लाइन में सिंपल सा भाषा में, जो भी आपका माइंस होगा वहाँ पे एक ऑफिस होगा जहाँ पे आपके ऑफिसर सब बैठे रहते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑफिस ऑफ माइंस। ओपन कास्ट वर्किंग, ओपन कास्ट वर्किंग किसको नहीं पता होगा यार, एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओपन कास्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है, कोई भी क्वेरी और एग्जीक्यूशन वेयर ऑपरेशन फॉर सर्चिंग फॉर और ऑब्टेनिंग मिनरल्स आर कैरिड आउट नॉट बीन अ शाफ्ट और एग्जीक्यूशन एक्सटेंडिंग बिलो सुपर जेसेंट ग्राउंड। ओपन कास्ट वर्किंग का मतलब होता है कोई भी क्वेरी या एक्सकवेशन, मतलब कि कोई भी क्वेरी हो या फिर एक्सकवेशन मतलब निकाला जाए या सर्च किया जाए आपका मिनरल्स को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन कास्ट वर्किंग। ओपन कास्ट वर्किंग का मतलब सबको पता है गाइस, बस डिफिनेशन आपको पढ़ के समझ जाना है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट बीइंग अ शाफ्ट, ओपन कास्ट वर्किंग में आपका शाफ्ट नहीं होगा, ठीक है, एक्सकवेशन एक्सटेंडिंग बिलो सुपर जेटेड ग्राउंड, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि जो भी आपका ओपन कास्ट वर्किंग होता है, जैसे ये मानिए एक ओपन कास्ट वर्किंग का, मैं एक मिनट रुकिए, देखिए देखिए ये जैसे ओपन कास्ट वर्किंग है तो इसमें आप लोग पता है कि रोडवेज ऐसा ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है, हम लोग यहाँ से उतरते हैं ऐसे, इसमें कोई भी शाफ्ट नहीं बना होता कि आप डायरेक्ट यहाँ से गए और यहाँ नीचे उतर गए शाफ्ट की मदद से, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ओपन कास्ट वर्किंग में ये सब इंक्लूड नहीं होता है। एक मिनट गाइस, थोड़ा पानी पी ले। चलिए अब आते हैं हम अपना सेक्शन 2 में, ठीक है। सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है, बिलो ग्राउंड, एनी पर्सन इज कंसिडर एम्प्लॉय बिलो ग्राउंड इफ वर्किंग इन अ शाफ्ट बीइंग संक और इन एक्सकवेशन एक्सटेंडिंग बिलो सुपर जेटेड ग्राउंड। लिखा हुआ है कि हम लोग कब बोलेंगे कि कोई काम बिलो ग्राउंड मतलब कि अंडरग्राउंड हो रहा है, जब वो शाफ्ट से हम लोग नीचे जाके करें, ठीक है, शाफ्ट बीइंग संक, अगर वहाँ एक शाफ्ट हो वो अंदर जाए। दूसरा लिखा हुआ है ऑन एक्सकवेशन एक्सटेंडिंग बिलो सुपरजेटेड ग्राउंड, देखिए ये जो ग्राउंड है इसके नीचे अगर कोई भी एक्सकवेशन का काम हो रहा है, मतलब कुछ भी निकालने का काम हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि बिलो ग्राउंड काम हो रहा है। एबव ग्राउंड मीन्स ओपन कास्ट, ठीक है, एबव ग्राउंड काम कम होता है। अ पर्सन इज कंसिडर एम्प्लॉय एबव ग्राउंड इफ वर्किंग इन ओपन कास्ट वर्किंग, ओपन कास्ट वर्किंग में अगर जमीन के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इफ एन अदर मैनर नॉट कवर अंडर बिलो ग्राउंड कैटेगरी, कुछ और जो बिलो ग्राउंड कैटेगरी में नहीं आता उसको ही हम लोग बोलेंगे अबव ग्राउंड। बस बेकार बेकार चीज़ भर दिया है, ये सब चीज़ तो सबको पता है, एग्जाम में से पूछेगा भी नहीं, सही बताया तो। ऑनर, ऑनर का मतलब क्या हुआ है देखिए, ऑनर इन रिलेशन टू माइंस मीन एनी पर्सन हु इज इमीडिएट proprietor, lease or occupier of the mine or any part of, and in case of business of the mine is carried by the liquidator or receive such liquidatory or receive is also include, however it does not include the person who merely receive royalty rent fine from mines, who is merely the owner of the soil without interest in minerals, any contractor sublease, ये एक लाइन में आपको ऑनर का मतलब समझता है, ठीक है। मानिए एक ज़मीन है, ठीक है, इस ज़मीन जिसके भी पास है, जिसके पास भी ये लिया हुआ है, ठीक है, उसके पास वो रेंट पे ना हो, ठीक है, लिखा हुआ है जो भी पर्सन एक ज़मीन को रॉयल्टी के लिए रेंट और फाइन फ्रॉम द माइंस ये है तो उसको हम लोग ऑनर नहीं बोलेंगे। ऑनर का मतलब हो गया कोई भी एक एरिया, पार्टिकुलर एरिया जिस पे उसका कंट्रोल हो, जिसको वो प्रॉपर उससे एक्सट्रैक्शन कर सके, ठीक है, उसको हम लोग उस जगह का ऑनर बोलेंगे, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा डिफिनेशन दिया हुआ है तो आप लोग को बस पढ़ लेना एक बार, ठीक है, कि ऑनर कौन कौन नहीं होगा और कौन कौन ऑनर होगा। जो भी पर्सन, अगर आप एक ज़मीन लिए हैं और आप इस रेंट पे रह रहे हैं या फिर आप उसके लिए फ़ाइन दे रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ के ऑनर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। ऑनर का मतलब
जिसके मालिक हो वो ज़मीन का, जिसके पास मालिकाना हक हो एक तरह से, उसी को हम लोग ओनर बोलेंगे। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, ऑर्डिनरी का मतलब हो गया एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय पर डे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मैन डे वर्क, ये ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये ठीक है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर डे, ठीक है। एम्प्लॉयड पर डे का मतलब हो गया कि जैसे एक दिन में आपका 10 वर्कर काम कर रहे हैं, दूसरा दिन 20 वर्कर काम कर रहे हैं, तो अगर आप एवरेज निकालने जाएंगे तो 3 दिन का एवरेज कितना होगा, 15 वर्कर हो गए, क्योंकि अगर 15-15 दिन अगर पर दिन काम करेंगे तो टोटल 30 वर्क होता है, तो एवरेज इस तरह निकलता है। तो वही बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय पर डे, एक दिन में आपका कितना नंबर ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर मतलब पिछला साल के मुकाबले में, ठीक है। डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ मैन डे वर्क, ठीक है, जितना भी पर्सन काम कर रहे हैं मैन डे वर्क बाय नंबर ऑफ वर्किंग एक्सक्लूडिंग रेस्ट डे एंड अदर नॉन वर्किंग डे, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। देखिए एग्जाम्पल से आपको ऑल क्लियर समझ में आ जाएगा। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का मतलब माइन के किसी पार्ट में पिछले कैलेंडर ईयर में एवरेज कितने वर्कर रेगुलरली काम करते थे, अगर साफ साफ और एक आसान भाषा में कहा जाए तो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है ऑर्डिनरी एम्प्लॉय का, कि टोटल मैन डे बाय टोटल वर्किंग डेज, ठीक है। जैसे कि आपका टोटल मैन डे 30,000 है, ठीक है, और आपका टोटल वर्किंग डे 300 है, 300 दिन में 30,000 मजदूर अगर काम कर रहे हैं तो आप उसका एवरेज कैसे निकालिएगा, 100, ठीक है, कि 100 वर्कर पर डे काम कर रहे हैं, समझ गए। देखिए इसमें आसान भाषा में लिखा हुआ है, टोटल मैन डे का मतलब सभी वर्कर कि टोटल वर्किंग डे का सम, टोटल वर्किंग डे मतलब माइंस में कितने दिन काम चली, एग्जाम्पल मान लो एक माइंस में 300 दिन काम चली और टोटल मंडे 30,000 है, ठीक है। एक माइंस है जिसमें 300 दिन काम चला और टोटल मंडे आपका कितना है 30,000 है, तो उस केस में आपका टोटल ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड कितना होंगे 100 लोग, मतलब 100 लोग आपका ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होंगे उस केस में, ठीक है। आसान भाषा में गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब आपको मैंने अभी बताया था कि माइंस ओनर एजेंट, एक तरह से जो भी आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा वो कौन होगा, वो माइंस का ओनर एजेंट मैनेजर होगा, जिसके पास क्या होगा कि वो पर्सन, मतलब उसका पावर होगा कि वही माइंस को कंट्रोल करे, वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा सुपरविजन और कंट्रोल करने के लिए कोई भी माइंस में, ठीक है। अब आते हैं क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर में, और आई थिंक ये लास्ट है इसका, उसका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होते हैं, अ पर्सन हुज नेम इज रजिस्टर्ड इन इंडियन मेडिकल रजिस्टर, इंडियन मेडिकल रजिस्टर में या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में सेक्शन 2 में जिसका भी नाम दर्ज हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पर्सन हुज नेम इज मेंशन इज इंडियन मेडिकल रजिस्टर या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग एक्ट 1956 इज नॉन एज, तो आपको बोलना है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। बस यही याद रखना, सेक्शन 2 किसका, मेडिकल रजिस्टर या फिर मेडिकल स्टेट मेडिकल रजिस्टर, ठीक है, इंडिया का हो या फिर स्टेट का हो, बस ये याद रखना सब सेक्शन टू अंडर सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। अब आते हैं रेलवे। रेलवे का मतलब क्या होता है, रेलवे का डिफाइन किया गया है क्लॉज 31 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ रेलवे एक्ट 1986, रेलवे एक्ट 1986 के क्लॉज 31 में सेक्शन 2 में जो दिया हुआ है वही है आपका रेलवे, ठीक है। अब देखिए अब एग्जाम में अगर रेलवे का डिफिनेशन आएगा तो आपको ऐसा ही पूछेगा, ठीक है। अब वो रेलवे नहीं पूछेगा कि रेलवे का मतलब 10-15 क्या बोलते हैं रेलगाड़ी, आपको रेलवे का यही डिफिनेशन बोलना होगा कि जो सब क्लोज 31 में क्लोज 31 सेक्शन 2 ऑफ रेलवे एक्ट 1980 में दिया हुआ है 89 में, उसी को हम लोग रेलवे बोलेंगे। अब आते हैं रिले। रिले का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ 2 और मोर पर्सन carried out of same kind of work during different period of the day and each such day is called shift। देखिए ग्रुप ऑफ पर्सन को एक तरह से समझिए रिले बोलते हैं, जैसे कि आपका दो या दो से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हों, इनको हम लोग सिंपल सा भाषा में बोलेंगे कि ये रिले है। और अगर आपका डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में काम चल रहा तो इसको हम लोग बोलेंगे शिफ्ट, ठीक है। जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट होता है आपका सुबह 6 बजे से लेके 6 से 10 बजे तक, ठीक है। फिर आपका 10 से 2 बजे तक, 2 से
6 बजे तक। तो ऐसे ही है, अगर 3 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में काम चल रहा है तो जो भी आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन को रिले, पीरियड ऑफ टाइम को शिफ्ट। अब देखिए सीरियस बॉडी इंजरी, सीरियस बॉडी इंजरी का मतलब हो गया परमानेंट लॉस ऑफ एनी बॉडी पार्ट या फिर परमानेंट लॉस ऑफ यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। परमानेंट ऑफ एनी बॉडी पार्ट या फिर परमानेंट लॉस ऑफ यूज ऑफ बॉडी पार्ट, परमानेंट लॉस ऑफ आई साइट हियरिंग, परमानेंट फिजिकल इन कैपेसिटी, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, जॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हैंड फुटेज, ठीक है। सीरियस बॉडी इंजरी का मतलब सिंपल सा समझिए, किसी का जान नहीं गया लेकिन उसका हाथ कट गया या फिर उसका उंगली कट गया, ठीक है। किसी का उंगली कट गया, हाथ कट गया, या फिर पैर कट गया, या फिर आँख फूट गया, या फिर मतलब परमानेंट डैमेज हो गया कोई भी बॉडी पार्ट्स, उस केस में हम उसको बोलते हैं कि सीरियस बॉडी इंजरी हुआ है। रिपोर्टेबल इंजरी का मतलब क्या हो गया, एब्सेंस फ्रॉम वर्किंग प्लेस फॉर मोर देन 72 आवर। अगर आप अपना काम की जगह से 72 घंटे से ज़्यादा तक मौजूद नहीं है तो उस केस में आप किस में आते हैं, रिपोर्टेबल इंजरी में आता है कि आपको रिपोर्ट करना होगा इंजरी में। माइनर इंजरी का मतलब हो गया आपका एब्सेंस पीरियड जो होगा 24 घंटा से ज़्यादा होगा और 72 घंटा से कम होगा। 24 से 72 घंटा के बीच में क्या होता है, माइनर इंजरी, और 72 घंटा से ज़्यादा के टाइम पे होता है आपका रिपोर्टेबल इंजरी। तो ये याद रखिएगा डिफिनेशन कि 72 घंटा से ज़्यादा अगर एब्सेंस है आप वर्किंग प्लेस पे तो आप रिपोर्टेबल इंजरी के अंदर आते हैं, और अगर 24 से 72 घंटा के अंदर इन्फॉर्म कर रहे हैं तो आप माइनर इंजरी में आते हैं। अब आते हैं वेजेस। वेजेस में क्या क्या आता है, डी बेसिक पे, डियर अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, टी ए डी ए बिल, जो आपका बेसिक पेमेंट होता है। जैसे आप माइंस में काम कर रहे हैं तो आपका बेसिक 10,000 रुपया है, तो आपको इसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिक पे। आपका डियर अलाउंस है और 4,000 रुपया आपको मिल रहा है, ये हो गया आपका डियर अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस, ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग बोनस, हाउस एकोमोडेशन, एम्प्लॉयर पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन। बाकी और भी कोई आपका रिटेनिंग अलाउंस है तो वो सब मिलता है, तो वो सब जितना भी है आपका ये सब चीज़ है, ये आपका किसके अंदर आता है, वेजेस के अंदर आता है। अब लिखा हुआ है जेड जेड एफ शेड्यूल इंक्लूड मीन्स शेड्यूल अपॉइंट पेंडेंट टू दिस कोड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 3 शेड्यूल आर देयर इन अ कोड। आप जब भी कोड पढ़िएगा ना तो कोड में आपका 3 शेड्यूल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपका एक शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, वर्कर सॉरी एक शेड्यूल में आपका दिया हुआ है पेंडेंट ऑफ दिस कोड, इस कोड का अपेंडेंट दिया हुआ है, ठीक है। वर्कर, वर्कर का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन एम्प्लॉय इन एनी एस्टेब्लिशमेंट, जो भी पर्सन, कोई पर्सन एम्प्लॉय हो किसी एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे मैनुअली हो, स्किल हो या अनस्किल या टेक्निकल या ऑपरेशनल जो भी हो, जो डज नॉट इंक्लूड, वो कौन कौन सा नहीं होंगे, वर्कर कौन कौन नहीं होंगे, आर्म फोर्स पर्सनल, उनको हम लोग वर्कर नहीं बोलेंगे। पुलिस या प्रिजन एम्प्लॉय, उनको वर्कर नहीं बोलेंगे। पर्सन मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, या फिर सुपरवाइजरी एम्प्लॉय ड्रॉइंग वेजेस अबव 18,000 पर मंथ या हायर अमाउंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल सा समझिए, वर्कर कौन होंगे, कोई भी पर्सन जो स्टेबलाइजमेंट में काम कर रहे हो, मैनुअली या स्किल या अनस्किल वर्कर, वो सब को हम लोग वर्कर बोलेंगे, ठीक है। वर्कर कौन कौन नहीं होंगे, अगर आर्म फोर्स के पर्सनल है आप तो आप वर्कर नहीं है, अगर आप पुलिस मैन तो वर्कर नहीं है, अगर आपका ये 18,000 से ज़्यादा का सैलरी है, मंथली सैलरी 18,000 से ऊपर है, तब आप वर्कर के केस में नहीं आते हैं, ठीक है। वर्कर के केस में वैसे लोग आते हैं जो मैनुअली स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, टेक्निकल हो, अपने ऑपरेशनल हो, क्लरिकल हो या सुपरविजरी वर्कर हो, जिनको हायर और रिवॉर्ड किया जाए, उनको हम लोग वर्कर बोलते हैं। ये लिया हुआ है आपका 3 शेड्यूल आर देयर इन कोड, उसमें से एक शेड्यूल में ये दिया हुआ है कि वर्कर का डिफिनेशन में, ठीक है। तो बस गाइस इसमें इतना ही है। अब अगला चैप्टर है हमारा रजिस्ट्रेशन का, जो कि है चैप्टर नंबर 2। छोटा चैप्टर है, देखिए पहला चैप्टर है उसलिए थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा इसमें जो भी मैंने बताया। इसका पीडीएफ में जो भी है बहुत डिटेल में है, ठीक है, इसमें मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। तो आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ जो भी है ये आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू गाइस। और आई विश आपको पहला क्लास अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। उससे हम मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे मेहनत करके वीडियो बनाने का, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।